पिछली बार मावेश मुझे शिकागो में रेस करने के लिए भेजता है और बड़ी मुश्किल से मैं अपनी GT 650 से रेस कंप्लीट कर लेता हूँ। और इन सब के बाद अब मैं मार्गा के लिए काम कर रहा था। तो अब रेस जीतने के बाद मार्गा मुझे अपने हेडक्वार्टर्स की तरफ लेके जा रहा था और अब ये मुझसे क्या काम करवाने वाला था इसका मुझे कोई भी आइडिया नहीं था। मैं तो बस इसके पीछे पीछे चले जा रहा था और चारों तरफ तो भाई काफी सारी सिक्योरिटी का इंतजाम था। और ऐसे ही चलते चलते हम पहुंच गए थे एक सीक्रेट कैबिन की तरफ। लेकिन वहाँ पे जाके तो मुझे एक और नई बात मालूम पड़ती है, क्योंकि मार्गा मुझे बोलने लगता है कि अंदर तुमसे जितना पूछा जाए उतना ही जवाब देना, क्योंकि हमारे बड़े बॉस बहुत खतरनाक है। अगर तुमने उससे उल्टी बात की तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन मुझे तो लगा था यहाँ की मेन बॉस आप ही हो मार्गा भाई। हर बाप का एक बाप होता है जिसे हम दादाजी कहते हैं। अब मार्गा भाई कैबिन के पहले अंदर चल जाते हैं और उसके बाद दरवाजा बंद हो जाता है। इतने में ही मेरा फोन बजना शुरू हो जाता है और जैसे ही मैं फोन को पिकअप करता हूँ तो मुझे मालूम पड़ता है कि ये फोन तो मावेश का था। एक वॉइस मैसेज आया हुआ था जिसे मैं ओपन करता हूँ तो मुझे मालूम पड़ता है सोने की चिड़िया जरूर लाना। अब जैसे ही मैंने मैसेज को कंप्लीट किया इतने में दरवाजा खुल जाता है। अबे ओ किससे बात कर रहा है? वो भाई घर से अम्मी का फोन आया था। ठीक है अब अंदर आ जा, बॉस ने तुझे अर्जेंट बुलाया है। अब जैसे ही मैं कैबिन के अंदर जाता हूँ वहाँ पे मुझे सूट बूट में एक आदमी खड़ा दिखाई देता है जो कि यहाँ का मेन बॉस लग रहा था। और फिर मुझे मार्गा बोलने लगता है, देख मूसा, ये है अपने इरशाद भाई। इरशाद भाई यही है वो मूसा। अरे वाह वाह वाह, तुमने तो बहुत कमाल ही कर दिया। जिस तरह से तुमने मेरे ड्राइवर्स को हराया है वो काबिले तारीफ है। इसलिए तुम आज मेरे मेंशन में खड़े हो, क्योंकि इरशाद भाई सिर्फ नसीब वालों को ही मिलता है। मार्गा ने तुम्हें बता ही दिया होगा कि तुम आज से मेरे लिए काम करोगे। जैसी गाड़ी तुमने वो रेस में चलाई, तुम्हें हर बार उससे खतरनाक गाड़ी चलानी होगी। तुम्हें मेरे साथ रह के ऐसे ऐसे मिशन करने होंगे जो कि फास्ट एंड फ्यूरियस वालों ने भी कभी नहीं किए। बाप रे, ये काम तो काफी ज्यादा खतरनाक लगते हैं। अरे भाई काम खतरनाक है इसलिए तो तुम चुने गए हो। तो अगर तू इस सब के लिए तैयार है तो तुझे मैं अपना आज पहला मिशन देने वाला हूँ। अब ये सब सुनने के बाद मैं इरशाद भाई को बोलने लगता हूँ कि ठीक है भाई, आप जो मिशन बोलोगे मैं वो करूंगा। तो फिर इरशाद बोलने लगता है, तो तेरा पहला मिशन होगा मार्कोस के साथ। इसके भाई को दूसरी गैंग वालों ने किडनैप कर लिया है। तुझे आगे वाली गैंग को जाके बजाना है और इसमें ये तेरा साथ देगा। गैंग को बजाने वाला काम तो मैं पहले भी कर चुका हूँ, ये तो मेरे लिए आसान रहेगा। अरे पहले पूरी बात ध्यान से सुन बाबू। गैंग में 400 बंदे हैं, पूरे के पूरे क्रिमिनल्स। ये चेन्नई के बंदे जी बहुत मारते। पंगा एक नहीं दो नहीं 400 लोगों से है। लेकिन मूसा तू फिक्र मत कर, हमारी गैंग भी साथ में रहेंगी। अब ये लोग तो डिस्कस कर रहे थे कि इस गैंग पे किस तरीके से हमला करना है, लेकिन मैं तो यहाँ पे किसी और काम के लिए आया था। मुझे बस किसी भी तरह ये इरशाद और मार्गा को निपटा के मावेश के लिए सोने की चिड़िया लानी थी। लेकिन ये लोग तो भाई मेरे सामने ही थे। लेकिन तभी अचानक से मुझे एक मौका नजर आता है। इरशाद भाई को एकदम से एक फोन आता है और वो फोन पे बात करना शुरू कर देता है और यही मुझे लग रहा था कि ये सही मौका है। और जब सभी लोगों का ध्यान इरशाद भाई और फोन कॉल पे था, अचानक मैं अपने जेब से एक बम निकालता हूँ और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते हैं मैं बम को वहीं पे फेंक देता हूँ और बाहर निकल जाता हूँ दरवाजे से। धोखेबाज धोखेबाज धोखेबाज। अरे बाउली के, ये तूने क्या कर दिया? भाई तुम लोगों ने कहा था कि किसी भी हालत में सोने की चिड़िया चाहिए। अबे सोने की चिड़िया के चक्कर में तूने ईशा डॉन को मार डाला। एक यही रास्ता था बोलू, तभी तो ये सोने की चिड़िया मिली। अरे बाउली के, हमने तेरे को बोले कुछ और थे और तूने कुछ और ही कर दिया। यार मावेश भाई का इतना बड़ा दुश्मन खत्म हो गया है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। अबे तू जानता भी है ईशा डॉन कौन था? वो लुइजी वेंटेटा के 7 भाइयों में सबसे छोटा भाई था। अरे भाई तुम ये क्या बात कर रहे हो? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब बहुत देर हो चुकी है, जाना पड़ेगा। अरे भैया अब देखो न्यूयॉर्क जाना पड़ेगा। ये सुनने के बाद मैं भोलू से पूछने लगता हूँ कि मुझे न्यूयॉर्क क्यों जाना पड़ेगा। उतना मैं देखो समझा नहीं सकता, पर अगर देखो जिंदा रहना है तो पहले न्यूयॉर्क की फ्लाइट पकड़ और निकल यहाँ से। कभी कभी हम कुछ ऐसे काम कर देते हैं जिसका अंजाम हमें पता नहीं होता और इस बार मैंने बिल्कुल वही किया था। मैंने मावेश द डॉन का काम तो कर दिया था, लेकिन उसके चक्कर में मैंने इरशाद भाई को जो मारा, तो अब इसकी वजह से उसके 6 भाई मेरे पीछे पड़ गए थे और मेरे पास जिंदा रहने का बस एक ही तरीका था कि मैं अपना देश छोड़ के चले जाऊँ। फैसला करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन जान से ज्यादा कुछ नहीं। इसलिए भोलू भाई ने जैसा बोला था मैं फ्लाइट में बैठ गया था। मेरे जेब में जितने पैसे थे मैं उतने पैसे से फ्लाइट की टिकट से लेके हर चीज करा के फ्लाइट में बैठ गया था। यहाँ तक कि मैं अपना मोबाइल भी घर पे छोड़ के आया था, क्योंकि वो बंदे मुझे ट्रेस कर सकते थे मेरे मोबाइल से। मुझे काफी घबराहट हो रही थी, लेकिन मेरे पास कोई और चारा भी नहीं था। और फाइनली अब प्लेन हमारा टेक ऑफ कर जाता है मेरी सिटी से और मैं अपनी सिटी को फाइनल गुड बाय कहके वहाँ से निकल जाता हूँ। जाने का तो मुझे बिल्कुल भी मन नहीं था, पर लेकिन मैंने सोच लिया था कि अब जो होगा वो अच्छा ही होगा। फिर फाइनली 8 घंटे के लंबे सफर के बाद मुझे वो शहर दिखाई देने लगता है जिसमें मेरे आने वाले कुछ आगे दिन या फिर महीने भी कटने वाले थे। फाइनली मैं हर सुपर हीरो मूवी में तबाह होने वाले शहर न्यूयॉर्क में पहुंच गया था। उम्मीद है यहाँ पे मेरी जिंदगी वैसे गुजरेंगी जैसे मैं चाहता था और कोई इलीगल काम तो मैं बिल्कुल भी नहीं करने वाला इस सिटी में। फिर अब फाइनली हम न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे लैंड हो जाते हैं। सबसे पहले तो मैं देखता हूँ कि यहाँ का एयरपोर्ट हमारे शहर के मुकाबले 3 गुना ज्यादा बड़ा था और प्लेन लैंड होने के बाद सारा प्रोसेस होने के बाद मैं फाइनली न्यूयॉर्क एयरपोर्ट के बाहर आ गया था। लेकिन एयरपोर्ट से बाहर आने से पहले मैं अपने लिए एक सेकंड हैंड मोबाइल खरीद लेता हूँ जो की लगभग मुझे 3000 रुपए का पड़ गया था। उस मोबाइल से सबसे पहले मैंने मावेश को इन्फॉर्म कर दिया कि मैं पहुंच गया हूँ न्यूयॉर्क। तो उसके बाद वो मुझे बोलने लगता है, मूसा तुझे अपने कुछ दिन न्यूयॉर्क में ही बिताने होंगे।
यहाँ पे माहौल और भी ज्यादा खराब हो गया है। वो 6 भाई तुझे कुत्तों के समान ढूंढ रहे हैं। जब तक मैं खुद से फोन ना करूँ यहाँ पे कभी वापस मत आना, वरना मैं भी तुझे बचा नहीं पाऊंगा रे। चल अब रखता हूँ। मावेश को वैसे तो मेरी कोई फिक्र नहीं है, लेकिन उसे मालूम है कि अगर मैं पकड़ा गया तो वो भी पकड़ा जाएगा, इसीलिए वो मुझे यहाँ पे छुपा के रख रहा है। लेकिन मुझे क्या, मुझे तो बस जिंदा रहने से मतलब है। और अब एयरपोर्ट से निकलने का भी वक्त हो गया था, तो इसलिए मैं आजू बाजू अपने लिए एक टैक्सी ढूंढने लगा। लेकिन मुझे मेरे बाजू में ही मिल गई एक टैक्सी जिसके यहाँ पे ओनर भी खड़ा हुआ था। तो मैं फौरन उस टैक्सी वाले के पास जाने लगता हूँ और उसके पास जाके मैं उसे बोलने लगता हूँ, भाई साहब क्या मुझे आप टाइम स्क्वायर में लेके जा सकते हो? जरूर सर, ये टैक्सी मैंने खरीदी किस लिए है। आओ जल्दी से गाड़ी में बैठ जाओ। ठीक है भाई, लेकिन चार्ज कितना लोगे वो भी तो बता दो। ज्यादा नहीं सर, सिर्फ $95। $95? भाई तुम तो बहुत महंगा बोल रहे हो। अरे सर ये न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क, और वैसे मैं सबसे सस्ता रेट ही बोल रहा हूँ। अरे ठीक है भाई साहब, मैं समझ गया, चलो चलते हैं। अब मैं उस बंदे के टैक्सी में बैठ जाता हूँ और वो बंदा मुझे बोलने लगता है, सर टैक्सी में पान मत थूकना। भाई मैं खर्रा पान कुछ भी नहीं खाता। और फिर इतना बोलने के बाद हमारी टैक्सी चल पड़ती है और पहली बार अब मैं न्यूयॉर्क की सड़कों पे घूम रहा था। सर क्या आप पहली बार न्यूयॉर्क में आए हो? हाँ भाई, वो मेरी रिश्तेदार की शादी है ना, बस इसीलिए मैं थोड़ा अटेंड करने के लिए आया था। ठीक है जल्दी चलो। अब न्यूयॉर्क में मैं आया तो मजबूरी की वजह से था, लेकिन धीरे धीरे मुझे ये शहर पसंद आने लगा। जितना मैंने इस शहर को मूवीज और सीरीज में देखा था, ये उससे कई गुना ज्यादा खूबसूरत था। यहाँ के ब्रिजेस, यहाँ की बिल्डिंग्स, यहाँ की स्काईस्क्रैपर्स, यहाँ पे हर एक चीज वो थी जो मैंने आज से पहले अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। यहाँ के नजारे देख के तो मैं एक सेकंड के लिए भूल भी गया था कि मेरे ऊपर कितनी बड़ी मुसीबतें मंडरा रही थी। हर एक जगह, हर एक स्ट्रीट पे मुझे कुछ ना कुछ नया दिख रहा था। और मेरे शहर से कंपेयर किया जाए तो ये काफी ज्यादा पॉश एरिया था। खिड़कियों से मेरी नजरें तो बस हट ही नहीं रही। कमाल का टाइम स्क्वायर, कमाल की हर चीज, कमाल की बिल्डिंग, यहाँ पे तो हर एक चीज में मजा था। सच में यार न्यूयॉर्क काफी लाजवाब था। लेकिन ये सब करते करते मुझे मेरे पेट पे चूहे कूदने लगे, इसलिए मैं ड्राइवर को एक बर्गर की दुकान के सामने रुकने को बोलता हूँ। अरे सर ये देखिए, यहाँ पे सिटी के सबसे बेस्ट बर्गर मिलते हैं, और अगर आप यहाँ का पिज्जा ट्राई करोगे तो आपने उंगलियां चाटते रह जाओगे। मैं तो हमेशा यहीं से खाता हूँ। अच्छा भाई साहब, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं यहीं पे उतर जाता हूँ। वैसे टाइम स्क्वायर आ ही गया है। असल में सर हम टाइम स्क्वायर के थोड़ा आगे आ गए हैं, तो इसका भी चार्ज लगेगा। तो भैया चार्ज टोटल कितना हुआ? पहले का 95, कुल मिला के $125। भाई सिर्फ इतना सा आगे आने के $125? सर हमें पेट्रोल भी डालना पड़ता है, यहाँ की सड़कें बहुत लंबी है। ठीक है भाई, कर रहा हूँ पेमेंट। ये तो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। भाई हो गई पेमेंट? आपका शुक्रिया सर। किसी चीज की जरूरत हो तो जरूर मुझे बताना सर। सच में टैक्सी के रेट यहाँ पे काफी ज्यादा महंगे थे, लेकिन इन सारी बातों को छोड़ के मैंने सोचा कि चलो अब ध्यान देते हैं अपने खाने पे। तो मैं फटाफट बर्गर शॉप में एंटर हो जाता हूँ और मैं फटाफट काउंटर पे जाके बोलने लगता हूँ, हेलो भाई क्या क्या मिल रहा है आपके पास? सर बर्गर शॉप में आपका स्वागत है। मेरा नाम केविन है और यहाँ पे आपको एक से एक बर्गर की वैरायटीज मिल जाएंगी। ऊपर से लेके झूमर तक सब आपको मिल जाएगा। यहाँ पे तो काफी ज्यादा वेराइटीज थी और ये सब देख के मेरे मुंह में पानी आ गया था, तो मैंने अपने लिए एक डबल बर्गर और फ्राइज ऑर्डर कर दिए। ओके सर, आपका बिल हुआ $60। आपको खाने से पहले पैसे देने होंगे। अरे भाई ये क्या बात कर रहे हो? $60 वो भी सिर्फ बर्गर फ्रेंच फ्राइज के लिए? सिर्फ आलू और पाव का इतना पैसा? सर अगर आपको आलू पाव ही चाहिए तो वहाँ फ्री में बट रहा है, जाके ले लो ना यार। सुबह सुबह आ जाते हैं पता नहीं कहाँ से मदर फागर। $60 बर्गर और फ्रेंच फ्राइज के लिए बहुत थे, लेकिन क्योंकि मुझे जोरों की भूख लगी थी तो वो मुझे लेना ही पड़ता है। खाना तो मेरे टेबल पे आ गया था, लेकिन उसे खाने से पहले मैं ये सोच रहा था कि भाई ये इतना महंगा क्यों है? मतलब हर चीज यहाँ पे इतनी महंगी कैसे हो सकती है? मैं मुश्किल से अपने कुछ पैसे यहाँ पे लेके आया हूँ, ना मेरे पास यहाँ पे रहने को घर है, ना मेरे पास कोई जॉब है। तो साला अगर खाने पीने में मेरा इतना पैसा चल जाएगा, टैक्सी में इतना पैसा चल जाएगा, तो मैं यहाँ पे गुजारा कैसे करूंगा अपना? मेरे दिमाग में काफी सारे सवाल चल रहे थे। ऊपर से मुझे अपने रहने का इंतजाम भी करना था। कहाँ रहूं, किधर रहूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी मुझे एक रेडियो पे ऐड सुनाई देता है। हमारे नए सेलिब्रिटी डिंग डैंग डोंग शो के मेहमान रहेंगे न्यूयॉर्क के सबसे बढ़िया और शानदार होटल प्लाजा में। बुकिंग के लिए फोन कीजिए टोल फ्री नंबर 180। अब बुकिंग करने का टाइम तो मेरे पास था नहीं, तो इसलिए मैं फटाफट वो होटल में पहुंच जाता हूँ। और सही बता रहा हूँ भाई, इतना लग्जरी होटल मैंने अपनी पूरी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। अभी शानदार होटल में एंटर करने के बाद मैं रिसेप्शन पे जाता हूँ और वहाँ पे जाके मैं बोलने लगता हूँ कि मुझे कुछ दिन रुकने के लिए कमरा चाहिए। सर आपको कितने दिन रुकना है? मुझे तकरीबन 1-2 हफ्ते के लिए होटल चाहिए था। और फिर उसके बाद मैं होटल का प्राइस पूछने लगता हूँ। अब मुझे मालूम था कि ये होटल एक्सपेंसिव है, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि रिसेप्शन कुछ इस तरीके से जवाब देगा। अगर आपको 2 हफ्ते रुकना है तो $3000 का पैकेज है, और अगर आपको 1 हफ्ते रुकना है तो $1500 लगेंगे। बोलिए सर आपको कौन सा चाहिए? इस होटल के प्राइसेस सुन के तो मेरे पसीने छूट गए थे। बोलिए सर मैं कौन सा बुक करूं? फिलहाल मैंने अपने इरादा बदल दिया है। अभी मैं थोड़ी देर से आता हूँ, मैं फिर आपको बताता हूँ कि कौन सी बुकिंग करनी है। सायोनारा, मैं चलता हूँ। अब न्यूयॉर्क तो मुझे बहुत पसंद आ गया था, लेकिन यहाँ के प्राइसेस तो आसमान छू रहे थे। मेरे शहर के मुकाबले यहाँ पे हर एक चीज लगभग 10 से 100 गुना महंगी थी। पता नहीं इस शहर में आखिरकार लोग गुजारा करते भी तो करते कैसे? तो इसीलिए मैं काम ढूंढने के लिए सबसे पहले एक बर्गर शॉप में पहुंच जाता हूँ। सोचा
वहाँ पे जाके मैं हेल्पर की या फिर वेटर की नौकरी कर लूंगा, लेकिन वहाँ पे पहुँचने के बाद उस बर्गर शॉप का ओनर मुझे बोलने लगता है, देखो वेटर और बाकी की चीज की नौकरी तो मेरे पास है नहीं, पर तू मेरे लिए एक काम कर सकता है। हाँ बोलिए सर, मुझे नौकरी की सख्त जरूरत है, मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैं तुझे एक चिकन सूट दूंगा, उसे पहन के तुझे मेरी शॉप के सामने डांस करना पड़ेगा। नहीं भाई, ये नहीं हो सकता मेरे से। काम यही है मेरे पास, करता होऊंगा तो बोल। रहने दे भाई, मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं आ गए कि तेरे सड़ा हुआ चिकन सूट पहन के यहाँ पे पक 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 करके डांस करूँ। चल निकल यहाँ से। अबे निकल तू, मेरे दुकान में आके मैं घुस गया कल का छोकरा। चल निकल तेरी माँ की, चल निकल तेरे बहन की। आई एम सॉरी सर, पर हम सिर्फ न्यूयॉर्कर्स को ही काम देते हैं, हम स्ट्रेंजर्स को काम नहीं देते। आप कहाँ से हो, आप कौन हो, या आप करना क्या चाहते हो, ये हम नहीं जानते, इसलिए हम आपको जॉब नहीं दे सकते सर। सर लेकिन आपकी जो जो रिक्वायरमेंट्स है वो सारी की सारी पूरी कर सकता हूँ। सॉरी सर, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है सर, मुझे माफ कर दीजिए, आप यहाँ से चले जाइए। ठीक है सर, अपना टाइम देने के लिए शुक्रिया। और इतना बोल के मैं वहाँ से निकल जाता हूँ। नौकरी ढूंढना यहाँ पे इतना आसान भी नहीं था जितना कि मैंने सोचा था। एक नया शहर यानी कि एक नया चैलेंज। मेरे पास काफी लिमिटेड पैसे थे और इतने लिमिटेड पैसों से मेरा गुजारा न्यूयॉर्क में होना इम्पॉसिबल था। इतने बड़े शहर में अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अब मैं पार्क में आके बैठ गया था और सोच रहा था कि क्या किया जाए। जॉब तो मुझे मिलने से रही क्योंकि मैं यहाँ का लोकल व्यक्ति नहीं हूँ। मोस्टली लोकल लोगों को यहाँ पे जॉब्स मिलती है और मेरे जैसे बाहर से आए हुए लोगों को ये लोग शक की नजरों से देखते हैं। ऊपर से मेरी गलती कि मैं यहाँ पे इतने कम पैसे लेके आया, वो भी अर्जेंट में आना पड़ा क्योंकि माविश की वजह से मेरे पीछे इतने गुंडे पड़ गए थे। मुझे तो अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मेरा अब क्या होगा, यहाँ पे मैं कैसे गुजारा कर पाऊंगा क्योंकि यहाँ पे खाना भी इतना महंगा था। डर लग रहा था कि कहीं मुझे कैंप में अपनी जिंदगी गुजारनी ना पड़े। लेकिन तभी वो टैक्सी वाला वहाँ पे आता है जो मुझे पहले मिला था और मुझे बोलने लगता है, अरे सर, तुम यहाँ पे बैठे बैठे क्या सोच रहे हो, सब कुछ ठीक तो है ना? कुछ नहीं भाई, बस ये सोच रहा था कि तुम्हारा न्यूयॉर्क तो कितना ज्यादा महंगा है, यहाँ पे हर एक चीज इतनी एक्सपेंसिव क्यों है भाई। एक बात बताओ, तुम यहाँ पे गुजारा कैसे कर लेते हो? इसमें करना क्या है भाई, मैं तो सिंपल से अपनी टैक्सी चला के अपना गुजारा कर लेता हूँ। क्या सच में सिर्फ न्यूयॉर्क जैसे शहर में टैक्सी चलाने से तुम्हारा गुजारा हो जाता है? आखिर कितना ही कमा लेते हो भाई? ज्यादा कुछ नहीं भाई, महीने के $1,00,000 कमा ही लेता हूँ। ये सुन के तो मैं हैरान हो गया था, टैक्सी चला के वो भी $1,00,000, सच में? देखो यहाँ के लोग ट्रैवल बहुत ज्यादा करते हैं, न्यूयॉर्क बोले तो दूसरा टैक्सी का नाम है। अब उसकी ये बात सुन के मेरे दिमाग में ख्याल आता है कि अगर ऐसा है तो मुझे भी टैक्सी चलानी चाहिए, कम से कम मेरा गुजारा तो हो जाएगा। तो अब मैंने भी टैक्सी चलाने का मन बना लिया था। तो मैं उसे बोलने लगता हूँ, भाई तुम एक काम कर सकते हो क्या? क्या तुम मुझे अपने पहचान से कोई सस्ती सी टैक्सी दिला सकते हो? अरे बिल्कुल हो जाएगा, तुम चलो मेरे साथ। ये देखो भाई, ये है टैक्सी बाजार, यहाँ पे तुम्हें एक से एक बढ़िया टैक्सी मिल जाएगी। है तो ये सेकंड हैंड, पर चलती फर्स्ट हैंड से भी अच्छी है। तो बोलो, इनमें से तुम्हें कोई पसंद आई? बात कराऊं? ये बात सुन के मैं बोलने लगता हूँ कि भाई टैक्सीज तो मुझे सारी पसंद आई है और सारी कंडीशन भी अच्छी दिख रही है। तो एक काम करो, इनमें से मैं एक टैक्सी ले सकता हूँ। बताओ इनकी कीमत क्या होने वाली है वैसे? वो देख, जो पहली लाइन में खड़ी है ना, वो 9.5 लाख की है, और उसके बाजू में 10.5 लाख की, एक 7 लाख की भी है और एक 7.5 लाख। अरे भाई ये तो कुछ ज्यादा ही महंगी है। तुझे ये भी महंगी लगी? एक काम कर, तू मुझे अपना बजट बता दे। तेरा बजट 6 लाख होगा ना? नहीं भाई, 6 लाख भी नहीं। 5 लाख? 5 लाख बहुत ज्यादा हो जाएंगे। 3 लाख? ये भी ज्यादा ही है। अरे भाई 2 लाख तो होगा। भाई मेरे को इधर रहना भी है। अरे जान दे, लाख रुपए तो होंगे ना तेरे पास? लाख थे मेरे पास, लेकिन उसमें से खाने पीने का और टैक्सी का खर्चा खत्म हो गया। तो फिलहाल तेरे पास अभी है कितने? मेरे पास देखा जाए तो अभी 80,000 रूपए। 80,000 में कोई टैक्सी आ सकती है क्या, वो भी न्यूयॉर्क में? ये तो समस्या है रे बाबा, लगता है मुझे ही कुछ करना होगा। एक को फोन लगा था, एक बंदा था जो 80,000 में एक टैक्सी बेच रहा था, काफी जरूरत थी उसे, मैंने उसकी टैक्सी गिरवी रखा था। हेलो, क्या वो गाड़ी अभी भी उधर खड़ी है? रुक, तेरा काम हो जाएगा, चल मेरे साथ। लेकिन भाई हम जा कहाँ रहे हैं? तुझे 80,000 में टैक्सी चाहिए ना, हम वही लेने जा रहे हैं। लेट्स गो। तो ये ले भाई, अभी तक की सबसे बेस्ट टैक्सी, टाटा नैनो 2015 का मॉडल है, कीमत 80,000, कम ज्यादा हो जाएगा बैठक में, और तेरे बजट में एकदम परफेक्ट फिट हो रही है। बोल क्या बोलता है? भाई पहले तो मेरे 2 सवाल है। एक के टाटा नैनो की टैक्सी न्यूयॉर्क में क्या कर रही है, और दूसरी बात के अच्छी से चलेंगी भी या फिर नहीं, या फिर तुझे खराब गाड़ी चिपका रहे हो मुझे? देख, मैं तो दलाल हूँ, तुझे तो गाड़ी खुद ही चेक करनी पड़ेगी। अब उसकी ये बात सुन के मैं ठीक है बोल देता हूँ, और पूरी तरीके से गाड़ी का इंस्पेक्शन करने के बाद मुझे गाड़ी ओके ओके लगती है तो मैं उसे बोलता हूँ ठीक है भाई, मैं गाड़ी परचेस करने के लिए तैयार हूँ। फिर उसके बाद वो बंदा मुझे ठीक है बोल देता है और फिर उसके मैं बैंक अकाउंट में सारे के सारे पैसे जो मेरे पास बचे हुए थे मैं ट्रांसफर कर देता हूँ। तेरे साथ बिजनेस करके मजा आया दोस्त, उम्मीद है तेरी टैक्सी से तेरे खाने पीने का खर्चा निकल जाए। ओ पैसे आ गए। तेरा नाम मूसा है क्या? मैं तेरा नाम पूछना ही भूल गया, सॉरी। ये ले तेरी गाड़ी की चाबी, अभी मैं फिलहाल यहाँ से निकलता हूँ क्योंकि मैं भी एक टैक्सी वाला हूँ। अब इतना बोल के ये बंदा तो वहाँ से चला गया था, लेकिन उसके बाद अब शुरू होने वाली थी मेरी टैक्सी ड्राइवर की जिंदगी। नैनो तो मैंने पहले भी चला रखी है, लेकिन पहली बार ऐसे होने जा रहा था कि मैं नैनो की टैक्सी चलाने जा रहा था, वो भी न्यूयॉर्क जैसे शहर में। अब मैं नैनो के अंदर बैठ के उसे स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पहले 5 मिनट तक तो ये स्टार्ट ही नहीं हुई। लेकिन जब ये स्टार्ट हुई फिर उसके बाद मुझे जान को सुकून आया और फिर मैं इसे लेके वहाँ से निकल पड़ा। अब देखूंगा मेरी नैनो का जलवा। अरे अमेरिका में इंडिया, ये नैनो तो काफी शानदार चल रही थी। ओ अब
मेरी तो दिखता नहीं है क्या मैं? अब क्योंकि जब मैं नियो गया था सबसे पहले टैक्सी मुझे एयरपोर्ट पे ही दिखी थी, तो इसलिए मैं भी अपनी नैनो को लेके एयरपोर्ट पे आ गया था। बाकी सारी टैक्सीज के मुकाबले मेरे टैक्सी का फेयर काफी ज्यादा कम रखा था मैंने, और ऊपर से यहाँ पे मेरी टैक्सी सबसे ज्यादा अलग भी लग रही थी। और मैं तो बस उम्मीद कर रहा था कि मुझे जल्दी से जल्दी कोई ना कोई कस्टमर मिल जाए। पूरा 2 घंटा वेट करने के बाद तो कोई कस्टमर नहीं मिला, जिसकी वजह से मैं सोचने लगा था कि भाई कहीं टैक्सी लेके मैंने गलती तो नहीं कर दिया। लेकिन थोड़ी ही देर बाद एयरपोर्ट से 2 टूरिस्ट आते हैं और उसके बाद वो मेरी टैक्सी के पास आके मुझे बोलने लगते हैं, ए भाई गाड़ी स्टेडियम वैली तक जाएंगी क्या? अरे बिल्कुल जाएंगे ना बॉस, आप बोलो भाई कितने लोगों को जाना है? जाना तो हम दोनों को ही है, पर ये कौन सी टैक्सी चला रहा है तू? क्या ये हमारा वजन उठा भी पाएंगी? अब उन लोगों की ये बात सुनने के बाद मैं उन्हें बोलने लगता हूँ कि भाई साहब इस गाड़ी की शक्ल पे मत जाइए, इस गाड़ी का लोहा हमारे देश का लोहा है। क्या कहा? इस गाड़ी में मेरे देश का लोहा है? हाँ जी बिल्कुल सही पहचाना। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। फाइनली मुझे अपने पहले कस्टमर्स मिल गए थे, तो मैंने अपने टाटा नैनो को स्टार्ट किया और उसकी फुल पावर लगाते हुए इन दोनों को लेके एयरपोर्ट से निकल पड़ा। अब पहले तो कस्टमर्स को लग रहा था कि वो कोई नॉर्मल टैक्सी में बैठे हैं, लेकिन जिस तरीके से मैं नैनो को चला रहा था उसे देख के वो लोग हक्का बक्का हो रहे थे। अरे भाई थोड़ा आराम से चलो, हमें ऊपर नहीं जाना है। लेकिन वो लोग ये बात नहीं जानते थे कि यही मेरी गाड़ी चलाने का स्टाइल था और मुझे अपने स्टाइल पे पूरा भरोसा था। मुझे उल्टी आ रही है। भाई जरा रुक जा, घर जाके उक लेना। नॉर्मली सिलिकॉन वैली में पहुंचने के लिए लगभग 45 मिनट्स लगते हैं, लेकिन मैंने अपने ड्राइविंग के अंदाज से इन्हें सिर्फ 20 मिनट्स के अंदर ही पूरा का पूरा सफर तय करवा दिया और देखते ही देखते मैं उनकी दी गई लोकेशन पे पहुंच गया था। लीजिए सर, यू हैव रीच्ड योर डेस्टिनेशन। अरे इस लड़के ने तो बाता बाता में हमें घर पहुंचा दिया, क्या बात है। और $50 की जगह मैंने इनसे $25 लिए। न्यूयॉर्क के हिसाब से ये कम था, लेकिन फिर भी मुझे स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ तो करना ही था और वो दोनों कस्टमर मुझसे काफी ज्यादा इंप्रेस भी हो गए थे। अरे बेटा कोई भी जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। अब मेरी टैक्सी के पहले कस्टमर तो मुझसे काफी ज्यादा खुश थे, लेकिन अभी तो ये सिर्फ शुरुआत थी। अभी क्या होगा आगे और देखना बाकी था। अब मैं अपनी टैक्सी को लेके एक तंग गलियों से गुजर रहा था, लेकिन इतने में ही कुछ गुंडे बदमाश मेरे पीछे पड़ जाते हैं और वो मेरी टैक्सी का दरवाजा खोल के मुझे मारना शुरू कर देते हैं। ये ले। कुछ देर तक ऐसी ही लड़ाई चलने के बाद फाइनली मैं गुंडों को सबक सिखा देता हूँ और मैं अपनी टैक्सी को लेके वहाँ से अपनी अगले कस्टमर की तरफ निकल पड़ता हूँ, जो कि मुझे बहुत जल्द मिल जाता है। यू टैक्सी ड्राइवर टैक्स वाली चलोगे क्या? यू विल रेस्ट इन पीसेस। रेस्ट एंड पीस का तो पता नहीं दोस्तों, लेकिन टैक्सी में हमारे रेस्ट आप जरूर कर सकते हो। अब इन भाई सबको मैं आराम से टैक्सी में बिठा के लेके जा रहा था। You brother, do you watch WWE? Sometime yes brother, sometime no. Your brotherhood. What did you say sir? Say again. No brother, this is drive. अब जब मुझे इस टाइप के कस्टमर मिलने लगे तब जाके मुझे रियलाइज हुआ कि टैक्सी चलाना उतना मुश्किल नहीं है जितना कि टैक्सी में जो कस्टमर आते हैं उनको झेलना। Do not talk, just drive brother. ओके ब्रदर, जैसा यू सेड। अब बस कुछ इसी तरीके से आधे घंटे तक ये बंदा मुझे अपनी ही टैक्सी में पकाए जा रहा था और मेरे पास पकने के अलावा कोई रास्ता नहीं था क्योंकि मेरा कस्टमर था। और जब मैंने इसे ड्रॉप किया तो मुझे बहुत ज्यादा सुकून आया। See you soon brother. अब मेरे अगले कस्टमर की तलाश शुरू हो गई थी, जो कि बहुत ही जल्दी खत्म हो गई थी और मुझे बस स्टैंड की तरफ अपना एक कस्टमर मिल गया था। ओ भैया हाय करे। अरे भाई टैक्सी के सामने तो ओ भैया मुझे जल्दी से जल्दी सर्वे रोड पे जाने का है, क्या लेके जा पाओगे? और भैया मैं $40 के ऊपर कुछ भी नहीं दूंगा, मेरे अकाउंट में फिलहाल उतनी है, प्लीज मुझे पहुंचा दो। मैं तो इसे $30 चार्ज करने वाला था, लेकिन इसने खुद से $40 बोल दिया, इसलिए मैं इसको बिठा लिया और उसको लेके यहाँ से निकल पड़ा। अरे भैया तुम अभी के जमाने में भी इतनी पुरानी टाटा नैनो चलाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या? दुनिया कहाँ से कहाँ निकल गई। अब उस बंदे को समझ में आ गया था कि मैंने टाटा नैनो क्यों लिया, क्योंकि टाटा नैनो वो गाड़ी है जो जमीन हो या पानी हर जगह चल जाती है। भैया आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। लेकिन एक बार तो मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था कि नैनो कहाँ चल सकती है और फिर फाइनली मैं वहाँ से टनल से निकल जाता हूँ और उसके बाद अपनी गाड़ी को लेकर डेस्टिनेशन पे पहुँच जाता हूँ जहाँ पे कस्टमर उतरना चाहते थे। और फिर उसके बाद मैं उन्हें बोलने लगता हूँ, लीजिए सर आपका डेस्टिनेशन आ गया है, 20 मिनट का काम 10 मिनट में कर दिया है सर, थोड़ी टिप तो मिलेगी ना? ठीक है भाई तेरे लिए $2 और। अब टिप के हिसाब से तो ये भी ठीक ही था। अब फाइनली इस कस्टमर से भी मैंने पेमेंट ले ली थी और उसके बाद मैं अपने टैक्सी को लेकर वहाँ से निकल पड़ता हूँ। अब दिन भर में कुछ इसी तरीके से टैक्सी चलाते रहता हूँ और मुझे लगभग 90+ कस्टमर्स मिल जाते हैं। लेकिन सारे राइड्स होने के बाद मुझे नहीं पता था कि जब मैं अपनी अर्निंग को कैलकुलेट करूंगा मैं पूरी तरीके से हैरान होने वाला था, क्योंकि जब मैं रात को अपनी अर्निंग्स को कैलकुलेट करता हूँ तो मेरे होश उड़ जाते हैं। आज पूरे दिन मैंने टोटल 93 राइड्स को कंप्लीट किया और ये यकीन करना काफी ज्यादा मुश्किल था मेरे लिए कि पहले दिन की अर्निंग ये सिर्फ एक दिन टैक्सी चला के मैंने लगभग कमा लिए थे 43,000 रुपीज। सोचा नहीं था कि मैं पहले दिन इतना कमा लूंगा और ये तो वो पैसा है जो मेरे पेट्रोल वगैरह डालने के बाद आया है हाथ में, वरना मेरे पास ऑलमोस्ट आते 50,000 प्लस। यकीन नहीं था कि मुझे मेरी टाटा नैनो इतना कमा के देंगी और ये तो सिर्फ एक दिन की अर्निंग थी। और
अब तो मैं सोच रहा था कि अगर टाटा नैनो एक दिन में मुझे इतना कमा के दे सकती है तो जस्ट इमेजिन अगर मैं बहुत सारी टैक्सीज खरीद लूं तो अब तो मेरे वारे न्यारे होने वाले हैं। हाँ वो बात अलग है कि यहाँ पे रहने का खर्चा भी उतना ही महंगा है, लेकिन तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। अब तो मैं जा रहा था अपने लिए एक होटल ढूंढने जहाँ पे मैं आज अपनी रात गुजार सकूं और फिर देखेंगे अब मुझे आगे क्या करना है। आज का वीडियो यही खत्म करते हैं दोस्तों। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।